मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 146वें अंक में आज 23/11/24 को आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि कल मैंने सायंकालीन अंक में महाराष्ट्र की विविधता भरे चुनाव व इनके परिणामों के क्या संदेश देश की राजनीति व हम सबके लिए होने वाले हैं, इस पर एक चर्चा की थी। आज परिणाम आ चुके हैं लगभग, और कुछ परिणाम आना अभी शेष हैं। मैं उन परिणामों की बात ना कर, जैसा कि हम सबका विचार था कि निश्चित ही महाराष्ट्र के अंदर महायुति की एनडीए गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। लेकिन वहाँ की जनता ने हम सबकी आशाओं से आगे बढ़कर ऐतिहासिक एक जनादेश जनता ने अपना आशीर्वाद महायुति के लिए दिया। ये इतिहास के अंदर एक याद रखने वाला जनादेश बन चुका है। मित्रों, निश्चित ही वहाँ की जनता ने एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे इस नारे को हरियाणा की तरह अपने हृदय में उतार लिया था। और साथ ही वहाँ की जनता ने, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, उन्होंने सिद्ध किया कि ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ये भूमि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कर्मस्थली भूमि है। ये भूमि संत तुकाराम, संत रामदास जैसे संतों की भूमि है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तत्कालीन समय अनुसार अपने द्वारा इस प्रदेश से राष्ट्रीय नेतृत्व उभारने का, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया था। मित्रों, ये भूमि वीर सावरकर की भूमि है, जो विश्व में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई थी देश हित के किए कार्यों के कारण। मित्रों, ये भूमि ज्योतिबा फुले की भूमि है। यह भूमि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की भूमि है। और मित्रों, वहाँ की जनता ने सिद्ध किया, ये भूमि 100 वर्ष पहले राष्ट्र हित, सनातन हित, हिंदू संगठन के एक दूरगामी लक्ष्य को लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन की भूमि है। इन निर्णयों से यह जो संदेश पूरे देश और विश्व में गया है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसके 2 संदेश और गए हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और झूठ के पैर नहीं होते। झूठे छल प्रपंच के आधार पर जनता को बहुत ज़्यादा नहीं बहकाया जा सकता, और उस आधार को लेकर आप राजनीति में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप बहुत दूर ज़्यादा नहीं जा सकते। मैं लगातार अपने इन चैनलों के माध्यम से आपको इस ओर आगाह करता हूं कि इस प्रकार पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ क्षणिक सफलता, जिस प्रकार यूपीए गठबंधन व उनके नेता राहुल गांधी व अन्य लोगों ने विदेशी शक्तियों से प्रेरित होकर और जिस प्रकार का झूठ छल प्रपंच नकारात्मक प्रचार फैलाने का काम किया था, उसमें कुछ संविधान बदलना, आरक्षण हटा देंगे, अंबानी अडानी ये बेच दिया, वो बेच दिया, लाल किला बेच दिया, देश बेच दिया, इस तरह के जातिगत मतगणना के आधार पर जो कुछ क्षणिक सफलता प्राप्त हो गई थी, उसको उन्होंने स्थायी समझ लिया था। लेकिन मित्रों, मैं लगातार आपसे इस YouTube चैनल के माध्यम से कई बार मैं आगाह करता हूं कि कोई भी हार और कोई भी जीत जब होती है तो उस जीत में हार के लक्षण छुपे होते हैं और उस हार में जीत के लक्षण छुपे होते हैं। समझदार व्यक्ति जीतने के बाद भी ध्यान रखता है कि वो किन कारणों से जीता और कौन से ऐसे कारण हैं जो विपक्षी हारे, और वह उनसे बचाव करता है। और जो हारता है वो उसमें अपनी कमी देखता है, खोजता है कि आखिर इसमें से जीत के रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। वर्तमान एनडीए नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये मनन चिंतन लोकसभा के बाद किया और इसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र बाद में उपचुनाव में भी उत्तर प्रदेश के वह नजर आया परिणाम। आशातीत परिणाम मिले हैं और आशाओं से बढ़कर परिणाम मिले हैं। मित्रों, मैं इस महाराष्ट्र चुनाव के किसको कितनी सीटें मिली
क्या मिली, कितने परसेंट मिला, ये इस बारे में न जाकर मैं केवल आपका ध्यान, जो कल मैंने कहा था कि इन परिणामों के क्या हमको संदेश हैं, उस पर ही अपनी चर्चा रखूंगा। मित्रों, इन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम सबको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी व अन्य देश के राजनीतिक दलों में एक प्रमुख अंतर है। वह अंतर है, भारतीय जनता पार्टी या उसका नेता पहले राष्ट्र हित की बात सोचता है, इसके बाद अपने दल के हित की बात सोचता है और सबसे अंत में अपने स्वयं का हित सोचता है। और ये जो सिद्धांत हम सब देखते थे, इसको अगर किसी ने मूर्त रूप से, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैं 10-20 घटनाएं बता सकता हूं, लेकिन उसमें समय बहुत लगेगा, मैं उस ओर ना जाकर आपका ध्यान केवल 2019 में आज के ही दिन 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और आज इसी दिन पुनः ये परिणाम आया है। मित्रों, लेकिन किस प्रकार वो आगे घटनाक्रम हुआ, सरकार गिरी, शिवसेना ने धोखा देकर दूसरी सरकार बनाई और उसके बाद पुनः देवेंद्र फडणवीस को एक बार मौका मिला सरकार बनाने का, लेकिन उन्होंने राष्ट्रहित, महाराष्ट्र हित, दूरगामी सोच रखते हुए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर जिस सरकार में वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, उसी सरकार में उन्होंने शिवसेना से टूटकर आए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनाने को राजी हुए और उनके नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। ये एक बहुत बड़ा राजनीति में उदाहरण है। और पद ग्रहण ही नहीं किया, पूरे समय उन्होंने वो सरकार कुशलता से चलवाई, अपने अनुभवों से उस सरकार को और उसकी नीतियों को इस प्रकार एकनाथ शिंदे सरकार के द्वारा लागू कराया कि आज वह प्रचंड बहुमत उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत रूप से भी लगभग ऐतिहासिक जीत को प्राप्त हुई है। 126-25 सीटें लगभग जीती है। यह परिणाम भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिणाम है। मित्रों, महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी से 1 नंबर की पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन की महायुति की सरकार तीसरी बार लगातार आई है और ये तीसरी बार लगातार आने का क्रम हम सब देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी व एनडीए गठबंधन में लगातार चला आ रहा है। अभी पिछला लोकसभा चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने तीसरी बार जीतते हुए देखा। हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार जीता। मित्रों, झारखंड में, जहां की अभी हमारा परिणामों में अनुकूल परिणाम नहीं आ पाए, लेकिन इसी झारखंड में रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। गुजरात में तो तीसरी बार नहीं, इन्हें कितनी बार से लगातार सरकार चली आ रही, यही क्रम मध्य प्रदेश में भी चला आ रहा है। मित्रों, लगातार जो तीसरी बार, ये ऐसा छठा प्रदेश है महाराष्ट्र, इस समय तीसरी बार सरकार आई है। यह संदेश है कि किस प्रकार कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अपने पार्टी हित, राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर सब्र और धैर्य के साथ अपने को पीछे हटाकर पार्टी को आगे बढ़ाकर भी किस प्रकार सरवाइव कर सकता है, ये आज ठीक 5 वर्ष बाद उसी समय, उसी घटनाक्रम के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने सिद्ध किया है। इससे देश के विभिन्न राजनीतिक दलों में जो कार्यकर्ता हैं उनको सीखना चाहिए। मैं खास तौर से एनडीए गठबंधन व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखें कि कितना धैर्य, कितना समर्पण के साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करते हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी पार्टी व स्वयं की राजनीति को या देश के अंदर देवेंद्र फडणवीस एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। मित्रों, इस चुनावी दंगल ने महाराष्ट्र के, मैंने कल कहा था, कई परिणाम आने वाले हैं। सबसे बड़ा परिणाम जनाब उद्धव ठाकरे के लिए आया। वह उद्धव ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत को लेकर चलने का दावा कर रहे थे, वे कब जनाब हो गए समझ में नहीं आया। कब वो औरंगजेब की, उनके लोग और वह लोग फातिहा पढ़ने चले गए, ये समझ में नहीं आया। ऐसे सैनिक हतप्रभ थे, समझ नहीं पा रहे थे। और जब मौका मिला तो उन्होंने उचित तरीके से समझाने का काम किया। ये सिद्ध हो चुका है
कि अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है। ये बहुत बड़ा परिणाम है। मित्रों, एक पहलू की ओर मैं आपका और ध्यान दिलाऊंगा। एकनाथ शिंदे ने जितनी सीटें जीती हैं उतनी सीटें कुल मिलाकर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे व शरद पवार तीनों लोग संभवतः शायद ना जीत पाए हैं अभी तक का ये परिणाम है। और जो एकनाथ शिंदे ने जिस प्रकार की सफलता प्राप्त की है, अपनी राजनीतिक विरासत सिद्ध की है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की, और उनके बताए रास्ते पर चलकर उनके नीति, उनके सिद्धांतों पर, हिंदुत्व के आधार पर जो राजनीति पर आगे बढ़ने का काम किया, इसको भी हम सबको समझना चाहिए। और उद्धव ठाकरे के हश्र को लेकर भी ये ध्यान में आना चाहिए। इसी प्रकार एनसीपी के चाचा भतीजे ने निर्णायक चाचा पर जीत हासिल की है, और ये सिद्ध हो गया कि आने वाले समय में एनसीपी और शरद पवार की विरासत अजीत पवार पर रहने वाली है। इन चुनाव ने कई संदेश दिए हैं। मित्रों, महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे मुंबई हो, चाहे सूखाग्रस्त मराठवाड़ा हो, चाहे लातूर हो, और विभिन्न क्षेत्रों में जनता ने दोनों हाथों से अपना समर्थन और प्यार एनडीए गठबंधन महायुति सरकार को दिया है। मित्रों, ये हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि किस प्रकार कोई भी दल, कोई भी राजनेता अगर अपने नीति सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलता, क्षणिक सफलता असफलता को ध्यान में न रखकर अपने सिद्धांतों के आधार पर चलता रहता है, तो अब निश्चित ही जनता उसको पसंद करती है। और जो व्यक्ति, जो दल अपने निजी स्वार्थ के आधार पर, सत्ता के लालच के वशीभूत होकर अपने नीति, अपने रीति, अपने सिद्धांतों को छोड़ता, उसको जनता उखाड़ फेंकती है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इन संदेशों को हम समझें, महसूस करें और महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद भी दें, और एक निर्णय इस अवसर पर हम सब भी लें, क्योंकि हम सब बहुत जल्दी भूल जाते हैं और हम ध्यान नहीं रखते कि हमारा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमको किसी भी प्रकार से अब बंटना नहीं है, कटना नहीं है। और एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाकर मैं अपनी इस अंक का समापन करूंगा। मित्रों, ये जो अभी 3:30 बजे ये बैठक चल रही है, इस समय 3:30 बजे से मुंबई के अंदर महायुति की, इसमें निर्णय हो जाएगा। और जो निर्णय हुआ उसके आधार पर 26 तारीख को, जरा तिथि ध्यान रखें, 26/11 को महायुति की प्रचंड बहुमत से विजयी हुई सरकार अपना शपथ ग्रहण करेगी। मित्रों, ये वही 26/11 है जिसको भारत का जनमानस अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता। खासतौर से महाराष्ट्र और मुंबई करके लोगों ने जैसा 26/11 को झेला था, ये अंतर है। उस समय यूपीए सरकार केंद्र में थी, तो 26/11 व दंगे और विभिन्न शहरों में होने वाले बम विस्फोट महाराष्ट्र में आए दिन हुआ करते थे। लेकिन 2014 के बाद महाराष्ट्र जिस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से अपना विकास कर रहा है, और आप देखें ये कोई काल की गति है कि उसी तारीख को उसी विचारधारा के लोग जो ऐसे लोगों का दमन कर सकते हैं, वह मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर 26/11 को शपथ लेकर निश्चित ही इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इस सब के लिए महाराष्ट्र की जनता का एक बार पुनः मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और सदा की बात मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपको मेरे अंक में प्रसारित अंक पसंद आते हैं तो इनको पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।